जी, नमस्कार। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने स्केलेटल नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। तो आज की क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि ब्लड के ऊपर कौन-कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, एफएफपी के बारे में कौन-कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, प्लेटलेट के बारे में कैसे-कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, एनीमा के बारे में कैसे-कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पहले क्वेश्चन की। तो देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाइल गिवन एनीमा जब आप एनीमा देते हो व्हाइल गिवन एनीमा हाइट ऑफ द एनीमा कैन यहाँ पे हाइट ऑफ द एनीमा कैन और स्टैंड फ्रॉम एनस कि एनस से कितनी दूरी पर हमारा जो एनीमा कैन होती है उसको लगाया जाता है। देखेंगे सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं कि देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक तो क्या होता है जैसे ये हमारा पेशेंट है, ठीक है। हमने एक एनीमा कैन यहाँ पे इंसर्ट करी पेशेंट के एनस के अंदर और यहाँ पे जो हमारी आईवी स्टैंड की जो हाइट होगी वो कितना आपको देखने को मिलेगी। जो एनीमा कैन की जो हाइट आपको देखने को मिलेगी वो कितनी हाइट पे हम रखेंगे। क्या हम 25 सेंटीमीटर पे रखेंगे, क्या 45 सेंटीमीटर पे रखेंगे, या 15 सेंटीमीटर पे रखेंगे, या 20 सेंटीमीटर पे रखेंगे, बताएंगे फटाफट से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है मेन एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो फटाफट से आंसर करेंगे कि व्हाइल गिविंग द एनीमा तो एनीमा की हाइट, एनीमा कैन की जो हाइट होती है वो कितनी हम मेजर करेंगे, कितनी हाइट पे हम एनीमा कैन को रखेंगे। बहुत ही इजी आंसर है। तो यहाँ पे जो आंसर होने वाला है, जिसने भी यहाँ पे 45 आंसर दिया है उसका करेक्ट आंसर यहाँ पे होने वाला है। क्योंकि जो एनीमा कैन की जो हाइट होती है वो कितनी रखी जाती है बच्चों, 45 सेंटीमीटर पे रखी जाती है। क्यों रखी जाती है? क्योंकि यहाँ से जो ग्रेविटी का लेवल होता है, जैसे आप सभी ने पढ़ा होगा कि जितना ऊपर हम ग्रेविटी के हिसाब से जितना भी ऊपर रखेंगे उतनी ही तेजी से आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी जो स्पीड होती है, अगर ज़्यादा ऊपर करते हो आप 45 से, जैसे कि 90 सेंटीमीटर ऊपर रखते हो या 70 सेंटीमीटर ऊपर रखते हो, तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा होने के कारण क्या हो सकती है, इंजरी हो सकती है पेशेंट को। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक 45 इंच सेंटीमीटर पे आप क्या कर दो, वहाँ पे एनीमा कैन को हैंग कर दो और उस स्पीड पे जितना भी एनीमा जाएगा वो सफिशिएंट होता है उसके लिए, पेशेंट के लिए। आगे बात समझ में? तो ये क्वेश्चन जब भी आए तो गलत नहीं करना है। बहुत बढ़िया। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 64 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि नी चेस्ट पोजीशन इज आल्सो कॉल्ड एज या आल्सो नोन एज। नी चेस्ट पोजीशन क्या होती है? नी चेस्ट पोजीशन का नाम, दूसरा नाम क्या होता है? बहुत बार मेन एग्जाम के अंदर पूछा गया है इस क्वेश्चन के बारे में कि नी चेस्ट पोजीशन को क्या कहते हैं। नी चेस्ट पोजीशन को लेफ्ट लेटरल पोजीशन के नाम से जाना जाता है, जेनुपेक्टोरियल पोजीशन के नाम से जानते हैं, लिथोटमी पोजीशन के नाम से जानते हैं, या फाउलर्स पोजीशन के नाम से जानते हैं। नी चेस्ट पोजीशन, और नी चेस्ट पोजीशन कहाँ दी जाती है? नी चेस्ट जो पोजीशन होती है बच्चों, वो हम क्या करते हैं जब हम लंबर पंक्चर करते हैं। लंबर जब हम पंक्चर करते हैं वहां से हम क्या निकालते हैं? फ्लूइड निकालते हैं। लंबर पंक्चर का मतलब शॉर्ट में होता है एलपी। तो एलपी जब हम करते हैं पेशेंट को तो उसको नी चेस्ट पोजीशन दी जाती है। आप गूगल करके देखेंगे नी चेस्ट पोजीशन क्या होती है, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे दूसरे नाम के बारे में पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है कि नी चेस्ट पोजीशन का दूसरा नाम क्या होता है। देखो लेफ्ट लेटरल पोजीशन होती है, जो लेफ्ट लेटरल पोजीशन होती है वो कहाँ दी जाती है कि कभी भी एनएस को विजुलाइजेशन करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि सर एनीमा के अंदर दी जा सकती है, कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि पर रेक्टल जब एग्जामिनेशन हम करते हैं तो किसका यूज करते हैं कि सर लेफ्ट लेटरल पोजीशन का यूज करते हैं। आगे बात समझ में? अगर मैं आपसे बात करूं लिथोटमी पोजीशन का यूज कहाँ करते हैं कि सर हमें जब भी वेजाइना की क्या करनी होती है, वेजाइना की स्टडी करनी होती है या वेजाइना का एग्जामिनेशन करना होता है, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे लिथोटमी पोजीशन का यूज़ करते हैं। कि सर फाउलर पोजीशन का यूज़ कहाँ करते हैं कि सर फाउलर पोजीशन का हम कभी भी यूज़ करते हैं तो रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी के अंदर करते हैं कि अगर पेशेंट को रेस्पिरेशन लेने में, सांस लेने में कोई तकलीफ हो रही है तो हम फाउलर्स पोजीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम कर सकते हैं कि जब एनजी ट्यूब हम डालते हैं तो एनजी ट्यूब डालने के समय हमें क्या करना है कि हाई फाउलर पोजीशन का यूज़ करना है। हाई फाउलर्स पोजीशन कितने पे होती है? जो हाई फाउलर्स पोजीशन होती है वो 90 डिग्री के एंगल पे रखा जाता है। एकदम स्ट्रेट रखा जाता है पेशेंट को, एकदम स्ट्रेट रखा जाता है। अगर ये आंसर आपको नहीं देखने को मिलता है तो दूसरा आंसर आप क्या करोगे टिक? आपको फाउलर्स पोजीशन टिक करना है। जब भी हम क्या डालते हैं? एनजी ट्यूब को डालते हैं। तो फाउलर्स पोजीशन जो होती है वो 60 डिग्री के एंगल पे देखने को मिलती है। पेशेंट कुछ ऐसे इस प्रकार का देखने को मिलता है। और एक एक पोजीशन और होती है सेमी फाउलर पोजीशन। सेमी
फाउलर्स पोजीशन होती है, जिसको हम 30 टू 45 डिग्री के एंगल पे हम रखते हैं। किसके रखते हैं बच्चों? 45 टू 30 टू 45 डिग्री के एंगल पे रखी जाती है। आगे आपको बात समझ में यहाँ तक की। तो यहाँ पे तीनों चीज़ों का मतलब मैंने आपको बताया, लेकिन नी चेस्ट पोजीशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि लंबर पंक्चर के अंदर यूज करते हैं, और इसका दूसरा नाम जो होता है वो जेनु पेक्टोरियल होता है। जेनु पेक्टोरियल जो पोजीशन होती है उसका दूसरा नाम क्या होता है? नी चेस्ट पोजीशन होता है। बहुत बार एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। आपको बात क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन कहता है कि स्टोरेज टाइम ऑफ प्लेटलेट इज, कि स्टोरेज टाइम क्या होता है प्लेटलेट का, कि प्लेटलेट को कितने टाइम तक हम स्टोर कर सकते हैं, कि हमारी ब्लड बैंक के अंदर कितने टाइम तक इसको स्टोर किया जा सकता है। बताएंगे फटाफट से। क्या आप 42 दिन तक कर सकते हो? क्या आप 35 डेज तक कर सकते हो? या 5 डेज तक कर सकते हो? या 15 डेज तक कर सकते हो? फटाफट, बहुत इजी आंसर होने वाला है कि सर प्लेटलेट के बारे में कल आपने बताया था कि प्लेटलेट को हम क्या कहते हैं, कि दो टाइप की होती है। प्लेटलेट कितने टाइप की होती है सर? दो टाइप की होती है। एक होती है आरडीपी और एक होती है एसडीपी। आरडीपी का मतलब मैंने आपको बताया था कि रैंडम डोनर प्लेटलेट। क्या होता है? रैंडम डोनर प्लेटलेट। और मैंने आपको बताया था एसडीपी का मतलब क्या होता है बच्चों? तो एसडीपी का मतलब होता है सिंगल डोनर प्लेटलेट। बताया था नहीं बताया था? कि सर बिल्कुल बताया था। ठीक है। अब आरडीपी के अंदर कौन कौन सी कंडीशंस देखी जाती हैं, कि सर आरडीपी का जो वॉल्यूम होता है वो 50 ml होता है, लेकिन इसका कितना होता है, कि सर इसका 250 ml देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं कि 5 से 6 आरडीपी कि अगर मिलाओगे तो एक एसडीपी मिलकर तैयार होगी। क्या तैयार होगी? कि एक एसडीपी मिलकर तैयार होगी। इनको बनाया कैसे जाता है? रैंडम डोनर प्लेटलेट। आप समझ सकते हो कि इसको हम कहाँ से तैयार करते हैं, कि किसी भी रैंडम ब्लड बैंक से हम तैयार कर सकते हैं। किसी भी रैंडम ब्लड बैंक से उठा के हम क्या कर सकते हैं? तैयार कर सकते हैं। लेकिन सिंगल डोनर प्लेटलेट को हम पेशेंट की बॉडी से जब निकालते हैं, तो निकालने के साथ साथ ही एक पैरालिसिस मशीन के द्वारा हम क्या करते हैं? वहां से इसको तैयार करते हैं। ज्यादा जो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब कि जो महंगा देखने को मिलता है या कॉस्ट इफेक्टिव होता है, वो कौन सा होता है बच्चों? वो होता है सिंगल डोनर प्लेटलेट। और जो सस्ता देखने को मिलता है, तो सस्ता देखने को मिलता है वो कौन सा होता है? वो होता है भैया रैंडम डोनर प्लेटलेट। अगर हम कह सकते हैं कि अगर मैं आपसे दूसरी बात करता हूं कि आप अगर एक आरडीपी देते हो, आप अगर एक आरडीपी देते हो तो कितनी प्लेटलेट काउंट बढ़ जाती है, कि सर 5000 से 10,000 प्लेटलेट काउंट बढ़ी हुई देखने को मिलती है। कितनी देखने को मिलती हैं? एक आरडीपी देते हो तो कितनी प्लेटलेट काउंट बढ़ी हुई देखने को मिलती है? कि 5000 से 10,000 तक आपको देखने को मिल जाती हैं। लेकिन आप अगर एक एसडीपी देते हो, अगर एक एसडीपी आपने पेशेंट को चढ़ा दी, तो कितनी आपको देखने को मिलती है सर? 50,000 से 60,000 तक आपको देखने को मिल जाती है। कितनी देखने को मिल जाती है बच्चों? 50,000 से 60,000 तक प्लेटलेट काउंट इंक्रीज हो जाती है एक एसडीपी के अंदर। कि सर इसको स्टोर कितने दिन तक कर सकते हैं, कि स्टोरेज जो टाइम होता है बच्चों वो 5 दिन का होता है, कि मैक्सिमम इसको हम 5 दिन तक ही क्या कर सकते हैं? हमारे ब्लड बैंक के अंदर स्टोर कर सकते हैं। आगे आपको बात समझ में। अब 42 डेज 35 डेज जो होता है वो ब्लड प्रोडक्ट के लिए होता है। किसके लिए होता है? ब्लड के लिए होता है। और मैक्सिमम कितने दिन तक कर सकते हैं ब्लड को? 42 डेज तक हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं या प्रिजर्व कर सकते हैं। आगे आपको बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 65 सबको समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है, कि स्टोरेज टाइम ऑफ एफएफपी इज। स्टोरेज टाइम क्या होता है एफएफपी का, कि एफएफपी की फुल फॉर्म क्या होती है? कौन बताएगा? कि सर एफएफपी की फुल फॉर्म होती है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। क्या होती है? कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। क्या होती है फुल फॉर्म? एफएफपी की फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि सर फ्रेश फ्रोजन जो प्लाज्मा होता है उसको कितने टाइम तक स्टोर कर सकते हैं? 1 ईयर तक कर सकते हैं या 5 ईयर तक कर सकते हैं? देखो, फ्रेश फ्रोजन जो प्लाज्मा होता है इनके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं। और दूसरी बात करता हूं कि ये प्लाज्मा एक्सपांडर्स होते हैं। क्या होते हैं? एक्सपांडर्स होते हैं। ये कहाँ पे यूज होते हैं? ये कहाँ पे होते हैं कि आपको एक साथ ही
पेशेंट का फ्लूइड लेवल बढ़ाना है या फिर पेशेंट का लॉस हो चुका है तो एकदम से फ्लूइड लेवल या प्लाज्मा लेवल बढ़ाना है, तो हम कह सकते हैं कि एफएफपी को ट्रांसफ्यूज करना होता है। अगर एफएफपी के मैं वॉल्यूम की बात करता हूं तो वॉल्यूम कितना होता है बच्चों इसका? इसका जो वॉल्यूम होता है वो 200 ml देखने को मिलता है। कितने डिग्री के एंगल, इसको कितने डिग्री पे क्या किया जाता है? -40 डिग्री सेल्सियस पे क्या किया जाता है? इसको स्टोर किया जाता है। -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको स्टोर करते हैं। आई बात समझ में? और वहीं अगर ब्लड का बात करें तो ब्लड को कितनी डिग्री पे करते हैं भैया? 2 से 6 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करते हैं। आई बात समझ में? अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि स्टोरेज टाइम ऑफ एफएफपी को कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं? कि भैया 1 ईयर तक आप क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो। अगर यही क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा गया होता कि मैक्सिमम स्टोरेज टाइम क्या है? कि मैक्सिमम कितने दिन तक कर सकते हैं कि भैया हम 5 साल तक इसको क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन को पढ़ने का, क्वेश्चन को समझने का तरीका होता है कि अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टोरेज टाइम ऑफ एफएफपी, तो आपको सिंपल ही उसका आंसर देना होता है कि सिंपल आंसर क्या होगा कि 1 ईयर होगा। अगर आपसे मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है तो आपको 5 साल तक लिख देना है। आगे बात समझ में? एफएफपी के बारे में समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थॉविंग? देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थॉविंग? थॉविंग का मतलब क्या होता है? थॉविंग का मतलब क्या होता है बताएंगे फटाफट से। देखो, जब भी एफएफपी होती है, जो हमारी एफएफपी होती है, उसको आप -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करते हो? हमारे ब्लड बैंक के अंदर रखा जाता है, डीप फ्रीजर्स के अंदर रखते हैं। अगर भैया इसको रखोगे तो ये तो बर्फ की सिल्ली की तरह जमी हुई होगी कि भैया ये तो आइस की तरह जमी होती है कि सर बिल्कुल जमी होती है। तो इसको क्या करते हैं, अगर पेशेंट ने हमें बोला, अगर आईसीयू से कॉल आया कि हमें 2 एफएफपी चाहिए, 4 एफएफपी चाहिए, हमें पेशेंट को अर्जेंट लगानी है, अर्जेंट लगानी है, लेकिन इसका पर्पस अर्जेंट में नहीं होता भैया, ये तो पत्थर जैसी होती है, इसको 2 घंटे तक क्या किया जाता है? थॉविंग किया जाता है, थॉविंग किया जाता है। और थॉविंग का मतलब ही क्या होता है कि सर हार्ड जो आइस क्या होती है? हार्ड होती है। और हार्ड को क्या बनाया जाता है कि सर लिक्विड बनाया जाता है। कि हार्ड को लिक्विड बनाने की प्रोसेस को हम थॉविंग कहते हैं। कि सर हार्ड को लिक्विड बनाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कि सर थॉविंग कहते हैं। थॉविंग क्यों कहते हैं? थॉविंग क्यों करना जरूरी है? क्योंकि इसको पेशेंट को चढ़ाना है। अब हार्ड तो हम नहीं चढ़ा सकते, इसको लिक्विड की फॉर्म में ही हम चढ़ा सकते हैं पेशेंट को। कि सर हम क्या करते हैं, फिर इसको लिक्विड की फॉर्म में पेशेंट को चढ़ा दिया जाता है। कम से कम 2 घंटे का समय लगता है। आपने अगर लिख के दिया है कि मुझे आपने बताया है ब्लड बैंक वालों को कि मुझे 2 एफएफपी चाहिए, तो कम से कम 2 घंटे के बाद वो क्या करेगा? आपको देगा। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। थॉविंग का मतलब समझ में आया कि किसी भी हार्ड चीज को लिक्विड में तब्दील करना क्या कहलाता है? थॉइंग कहलाता है। कभी भूलोगे? बहुत बढ़िया। कि विच ब्लड ग्रुप इज आल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर? कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर के रूप में माना जाता है? क्या ओ पॉजिटिव होता है? क्या ओ नेगेटिव, सॉरी, ए बी पॉजिटिव होता है, ओ नेगेटिव होता है, या फिर ए बी नेगेटिव होता है? बताएंगे फटाफट से। बहुत बढ़िया सवाल है ये कि सर कौन सा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है राजस्थान सीएचओ के एग्जाम में, एमपी सीएचओ के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि यूनिवर्सल डोनर क्या होता है? कि सर यूनिवर्सल डोनर, ऐसी ट्रिक बताऊंगा आप कभी नहीं भूल पाओगे इसको। देखो, सिंपल सी बात, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि अगर मैं आपसे बात करता हूं कि डोनर के अंदर क्या आ रहा है? कि सर डोनर के अंदर दो दो ओ आ रहे हैं, तो ये तो बात तय हो गई कि ओ होता है। क्या क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर ओ होता है। अब पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? कि अब पॉजिटिव होगा या सर नेगेटिव होगा? तो देखो, जिसके अंदर से खून निकलता है, जिसके अंदर से हम ब्लड लेते हैं, तो वो बंदा तो नेगेटिव में ही रहता है हमेशा, कि भाई उससे तो निकल गया। अगर सपोज दैट कि इसने क्या किया कि एक आदमी ये है और एक आदमी ये है, ठीक है? अगर मैं आपसे बात करूं कि इसके अंदर से ये ब्लड निकल रहा है, तो ये तो हमेशा नेगेटिव में ही रहेगा, और इसके अंदर जा रहा है तो ये तो पॉजिटिव में हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? तो देने वाला हमेशा नेगेटिव में रहेगा, तो कौन दे रहा है भैया? ओ दे रहा है, तो ओ नेगेटिव इज द यूनिवर्सल ब्लड डोनर। कि यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन सा होता है? कि सर ओ नेगेटिव होता है। क्वेश्चन को आपको बता देना है, कभी भूलने की बात नहीं आनी चाहिए। यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन होता है? कौन होता है भैया? ओ नेगेटिव होता है। बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे बात करूं कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन होता है, बताएंगे फटाफट से कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन होता है?
कि यूनिवर्सल जो रेसिपिएंट जो रिसीवर होता है उसको कहते हैं रेसिपिएंट। जो रिसीवर करता है कि भैया अगर मैं आपसे बात करूं कि ए बी तो क्या होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, लेकिन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, जो लेता है वो तो हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। तो इसका मतलब कि क्या होगा कि ए बी पॉजिटिव क्या रहेगा, हमेशा यूनिवर्सल रेसिपिएंट रहेगा। वो किसी का भी ले सकता है, जिसके जिसके अंदर ए बी पॉजिटिव है उसको कभी सॉरी, जिसका ब्लड ग्रुप क्या है ए बी पॉजिटिव है, वो क्या कर सकता है, वो हमेशा किसी का भी ले सकता है। आगे बात समझ में, क्या आपको बात समझ में आई बच्चों? ये जो जिसका ओ नेगेटिव है वो हमेशा क्या कर सकता है, सभी को दे सकता है। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है 69 कि मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इन इंडिया। इन इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? क्या ए बी पॉजिटिव पाया जाता है या नेगेटिव पाया जाता है, या फिर ए पॉजिटिव पाया जाता है या बी नेगेटिव पाया जाता है? बताएंगे फटाफट से कि मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इन इंडिया। देखो सिंपल सी मैं आपसे बात करता हूं कि यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर पॉजिटिव वाले बंदे बहुत पाए जाते हैं। आप तो ऐसे दिमाग लगाएंगे कि यहाँ पे कौन से बंदे पाए जाते हैं कि सर पॉजिटिव एटीट्यूड के बंदे यहाँ पे पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि इन इंडिया के अंदर कम से कम 80 टू 85% लोग, 80 टू 85% लोग ओ पॉजिटिव ब्लड के साथ जी रहे हैं। अगर आप 100 लोगों में से किसी का अगर ब्लड ग्रुप चेक करते हो, अगर आप किसी का 100 लोगों में से ब्लड ग्रुप चेक करते हो तो कम से कम 80 से 85 लोगों का जो ब्लड ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, 80 से 85 लोगों का जो ब्लड ग्रुप आपको देखने को मिलेगा वो क्या होगा सर, ओ पॉजिटिव होगा। क्या होगा? ओ पॉजिटिव आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या माना कि सर, इसीलिए हमने क्या माना कि मोस्ट कॉमन जो ब्लड ग्रुप होता है इन इंडिया के अंदर वो ओ पॉजिटिव देखने को मिलता है। आगे बात समझ में, यहाँ तक की कंडीशन में किसी को डाउट है? बहुत बढ़िया। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इन द हॉस्पिटल, क्या कहता है अगला क्वेश्चन कि इन द हॉस्पिटल ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी ऑन, किसकी रहती है? कि हॉस्पिटल के अंदर जब भी आप ब्लड चढ़ाते हो, नर्सिंग ऑफिसर का काम होता है ब्लड को ट्रांसफ्यूज करना, होता है नहीं होता? तो कितने नर्स की या कितने नर्सिंग ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? बताएंगे फटाफट से। क्या 4 नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ब्लड को चढ़ाना? क्या 2 की होती है, या 4 रजिस्टर्ड नर्स की होती है, या 2 रजिस्टर्ड नर्स की होती है? देखो 4 वाला आंसर तो बिल्कुल गलत है। 4 नर्स की यहाँ पे जरूरत नहीं होती है। अगर मैं आपसे बात करूं कि 2 नर्स भी नहीं हो सकती, 2 नर्स इसका मतलब क्या है? नर्स तो कोई भी हो सकती है, ऐसे नहीं हो सकता। 2 रजिस्टर्ड नर्स होनी चाहिए। कि 2 रजिस्टर्ड नर्स होना बहुत ज़रूरी है। कि 2 रजिस्टर्ड नर्स का होना क्या ज़रूरी है? कि ब्लड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए क्या होना ज़रूरी है? 2 रजिस्टर्ड नर्स का होना ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि किसी भी ऐरे-गैरे को आप उठा के ले आए और उसने देख लिया। इसमें से 2 नर्स जो होती हैं वो क्या काम करती है? एक तो क्या करती है कि सर ट्रांसफ्यूज़न करती है, कि सर क्या करती है? एक तो ट्रांसफ्यूज़न करने का काम करती है, दूसरी क्या करती है कि सर विटनेस बनने का काम करती है। कि विटनेस का मतलब क्या होता है कि अगर कल को जाए कोई रिएक्शन हो जाती है पेशेंट को, तो उसमें अपना बीच बचाव हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है कि विटनेस हमारे पास होता है, और विटनेस क्या करता है? विटनेस कहता है कि इसने जो प्रोसीजर किया है, इसने जो ट्रांसफ्यूजन किया है वो पूरी स्टेरिलिटी के साथ किया है। इसने पूरी स्टेरिलिटी के साथ काम किया है। आगे बात समझ में, कि यहाँ पे 2 नर्स का होना क्या-क्या काम करती हैं 2 नर्स? तो आपको बता देना है कि एक तो ट्रांसफ्यूजन के लिए ज़िम्मेदार होती है, दूसरी किसके लिए ज़िम्मेदार होती है बच्चों? विटनेस के लिए ज़िम्मेदार होती है। क्या आपको दोनों बातें समझ में आई? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर कि इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर ट्रांसफ्यूजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने नर्सों की होती है? तो आपको बता देना है कि 2 नर्स की होती है भैया। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है कि येलो कलर कोड इज यूज्ड इन इन विच टाइप ऑफ हॉस्पिटल बेस्ड। कि येलो कलर का डस्टबिन, येलो कलर का जो डस्टबिन होता है वो किस टाइप के डस्टबिन के लिए होता है, किस टाइप के वेस्ट के लिए होता है? क्वेश्चन ये पूछा गया है। देखो हमने पढ़ा था कि सर येलो कलर जो होता है वो किसके लिए जिम्मेदार होता है? कि सर बॉडी पार्ट्स के लिए जिम्मेदार होता है। होता है नहीं होता? कि सर बॉडी पार्ट्स के लिए जिम्मेदार होता है। क्या आप कौन कौन से बॉडी पार्ट्स इसके अंदर आते हैं देखेंगे। क्या हेयर हमारा बॉडी पार्ट है? क्या हमारा हेयर बॉडी पार्ट है या नहीं है बच्चों? कि सर बिल्कुल है। कि सर हमारे बाल जो हमारा शरीर का हिस्सा है? बिल्कुल है। क्या प्लास्टिक बोतल्स हमारे शरीर का हिस्सा है? कि नहीं है सर।
निडल्स हमारे शरीर का हिस्सा है? बिल्कुल नहीं है। शार्प हमारे शरीर का हिस्सा है? बिल्कुल नहीं है। कॉमन सेंस वाली बात है, यहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर्स यूँ ही कर दोगे, चुटकियों में आंसर हो जाएँगे। बस आपको ये आना चाहिए कि कॉमन सेंस क्या कह रहा है, कि आपने अगर थ्योरी को पढ़ा हुआ है, बीएमडब्ल्यू पे मैंने अपने लाइव सेशन के अंदर क्लासेस ली हुई हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो येलो कलर का कॉर्ड जो होता है, वो किस टाइप के डस्टबिन के लिए होता है बच्चों? किस टाइप के वेस्ट के लिए होता है? तो आपको बता देना है कि हेयर्स जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनके लिए ज़िम्मेदार होता है। बहुत बढ़िया। जिसका भी ए आंसर है, वो बिल्कुल सही है। 72 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? देखेंगे। बहुत ही ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन्स होने वाले हैं बीएमडब्ल्यू के ऊपर। क्या कहता है कि द कलर ऑफ बैग इन व्हिच द इन्फेक्शियस सॉलिड वेस्ट आर डिस्कार्डेड इज। कौन से कलर का बैग होता है जिनके अंदर इन्फेक्शियस सॉलिड वेस्ट मतलब कि इन्फेक्शन से ग्रसित हैं और सॉलिड वेस्ट हैं? एक तो है इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन का मतलब है कि वो इन्फेक्शियस है। इन्फेक्शियस का मतलब कह सकता है और सॉलिड है। एक तो सॉलिड भी है और एक इन्फेक्शियस भी है। तो ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जो सॉलिड हो सकती है और इन्फेक्शियस हो सकती है? बॉडी पार्ट्स होते हैं। बहुत बढ़िया। कि बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं कि भैया बॉडी जैसे कि किसी का हाथ कट गया, किसी का अंगूठा कट गया, किसी का पैर कट गया, तो एक तो क्या हुआ कि वो सॉलिड पदार्थ है कि नहीं है? और ऊपर से क्या है कि इन्फेक्शियस है, उसके अंदर कोई भी इन्फेक्शन लग सकता है क्योंकि ओपन वुंड होता है। क्योंकि बच्चों क्या होता है कि सर ओपन वुंड होता है और ओपन वुंड के अंदर कोई भी इन्फेक्शन किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन लग सकता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो इन्फेक्शियस सॉलिड वेस्ट होते हैं उनको कहाँ फेंका जाता है कि सर येलो कलर के डस्टबिन के अंदर फेंका जाता है। रेड कलर का जो डस्टबिन होता है उसके अंदर हम सिर्फ प्लास्टिक के आइटम्स को फेंकते हैं नहीं फेंकते बच्चों। व्हाइट कलर का डस्टबिन होता है उसके अंदर व्हाइट कलर का एक बॉक्स होता है उसके अंदर हम सिर्फ निडल्स वगैरह को फेंकते हैं, निडल्स, स्कैल्पल्स और लैंसेट वगैरह जितनी भी नुकीली चीज़ें होती हैं उनको हम कहाँ फेंकते हैं? हमारे वाइट ट्रांसपेरेंट बॉक्स के अंदर फेंकते हैं। आगे बात समझ में। और जो ग्रीन कलर का बॉक्स होता है उसके अंदर वेट वेस्ट फेंका जाता है मतलब कि गीला कचरा फेंका जाता है। आगे बात समझ में। और ड्राई वेस्ट होता है वो ब्लू कलर का डस्टबिन होता है। ब्लू कलर का डस्टबिन जो होता है उसके अंदर क्या करते हैं क्या करते हैं? देखो 2 चीज़ें, कंफ्यूज नहीं होना है। आपने जो पढ़ रखा है, आपकी जो ट्रिक देख रखी है मैंने, आपने जो पढ़ा हुआ है, वो क्या पढ़ा हुआ है? गलत पढ़ा हुआ है। देखो 2 चीज़ें होती हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि रेड कलर का होता है, ये आपको सबको पता है। एक होता है व्हाइट कलर का होता है, बिल्कुल पता है। येलो कलर का होता है, बिल्कुल पता है। ग्रीन कलर का होता है, बिल्कुल पता है। ठीक है? अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि ब्लू कलर वाले को तो ब्लू बाइल की मतलब समझ लेना आपकी ब्लू यहाँ पे बाइल्स वगैरह के बारे में बात करी गई है। यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं करी गई है बच्चों। ब्लू कलर का जो डस्टबिन होता है वो किसके लिए होता है? वो हमारे ड्राई वेस्ट के लिए ज़िम्मेदार होता है। जैसे कि कूड़ा कचरा निकलता है, पेपर्स निकलते हैं हमारे, ग्लव्स के जो रैपर होते हैं उनको हम फेंक सकते हैं। लेकिन अगर आपसे बात करी जाए कि यहाँ पे जो नुकीली चीज़ें होती हैं इसका मतलब जो बाइल्स होती हैं और या फिर एम्प्यूल्स जो होते हैं उनको कहाँ फेंकेंगे सर? कि सर यहाँ पे कार्डबोर्ड वाला बॉक्स होता है। कार्डबोर्ड वाला बॉक्स होता है, लग एक गत्ते का बना हुआ एक बॉक्स होता है छोटा-सा, उसके अंदर वाइल्स वगैरह को फेंका जाता है। कभी भी नीला, वो भी नीला ही होता है लेकिन वो कार्डबोर्ड ब्लू बॉक्स होता है। कैसा होता है बच्चों? कार्डबोर्ड ब्लू वाला बॉक्स होता है। आगे आपको बात समझ में? यहाँ तक की बात आपको सबको समझ में आई होगी आई होप। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। स्कैल्पल्स आर डिस्पोज इन विच कलर ऑफ बैग? स्कैल्पल्स क्या होती हैं बच्चों? स्कैल्पल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? वो हमारी क्या होती हैं? ब्लेड होती है। जिसके अंदर आप क्या लगाते हो? ब्लेड को लगाते हो। जिसके अंदर ब्लेड को लगाते हो उसको कहते हैं स्कैल्पल्स। बीपी हैंडल, स्कैल्पल्स को हम क्या कहते हैं? बीपी हैंडल के अंदर जो हम ब्लेड लगाते हैं स्कैल्पल्स कह सकते हैं या फिर हम क्या कह सकते हैं? ब्लेड कह सकते हैं। इनको हम कहाँ फेंकते हैं? क्या ब्लू कलर के डस्टबिन में फेंकते हैं? कि सर ब्लू कलर के तो हम क्या करते हैं कि ड्राई वेस्ट का यूज़ करते हैं। कि सर येलो के अंदर इन्फेक्शियस वेस्ट का यूज़ करते हैं या बॉडी पार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन कलर के अंदर हम ड्राई वेस्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन जो व्हाइट कलर का बेस होता है मैंने अभी-अभी की ऊपर की क्लास में आपको बताया, ऊपर के क्वेश्चन में बताया है कि स्कैल्पल्स के किसके अंदर रख सकते हैं हम? कि व्हाइट बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। नीडल्स की हम बात कर सकते हैं, लैंसेट की हम बात कर सकते हैं। ये भी जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं उनको हम कहाँ रख सकते हैं? कहाँ रख सकते हैं? व्हाइट वाले बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आई? किसी को कोई यहाँ तक की बात में डाउट है? यहाँ तक की बातों में किसी को कोई डाउट है बच्चों?
बहुत बढ़िया, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ कि साइटोटॉक्सिक वेस्ट एंड केमिकल वेस्ट आर डिस्कार्डेड इन विच कलर ऑफ बैग? कौन सी कलर ऑफ बैग के अंदर रखा जाता है साइटोटॉक्सिक वेस्ट एंड केमिकल वेस्ट को? बताएंगे मेरे को फटाफट से। साइटोटॉक्सिक वेस्ट होता है, एक केमिकल वेस्ट होता है, दोनों को कहाँ रखा जाता है? कौन से कलर के बॉक्स में रखा जाता है? आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, मैंने भी आपको लाइव सेशन के अंदर जब क्लासेस ली थी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। मैंने ईज़िली आपको बताया है सारी चीज़ों को, एक एक चीज़ खोल-खोल के मैंने आपको बताई है कि साइटोटॉक्सिक जो वेस्ट होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो कैंसर ड्रग्स होती हैं, कीमोथेरेपी जो ड्रग्स होती हैं, उनको कहाँ फेंकते हैं? कि यहाँ पे कितने भी केमिकल्स होते हैं, उन सबको कहाँ फेंका जाता है, कौन से कलर के बॉक्स में अंदर फेंका जाता है। देखो व्हाइट के अंदर तो हम क्या फेंकते हैं कि सर निडल वगैरह को फेंकते हैं। ड्राई वेस्ट को हम कहाँ फेंकते हैं कि सर इसके अंदर फेंकते हैं। कार्डबोर्ड वाला जो बॉक्स होता है, इसके अंदर तुम नीली नुकीली चीज़ों को भेजते हैं कि सर इसके अंदर तो बाइल्स वगैरह जाती हैं और एम्प्यूल्स वगैरह जाते हैं। जाते नहीं आते, बचा कौन सा भैया? बचा कौन सा मेथड? बचा हमारा येलो मेथड। की येलो के अंदर हम क्या करते हैं बच्चों कि सर येलो के अंदर हम क्या करते हैं हम जितने भी साइटोटॉक्सिक वेस्ट होते हैं, केमिकल्स होती हैं, एक्सपायर मेडिकेशन होती हैं, उन सभी को कहाँ फेंका जाता है? येलो कलर के वेस्ट के अंदर फेंका जाता है, या येलो कलर के डस्टबिन के अंदर फेंका जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? यहाँ तक की कंडीशन में किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक की क्लास में किसी को कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है? एम्प्यूल्स आर एंड वाइल्स आर डिस्कार्डेड इन विच कलर ऑफ बैग? मैंने अभी अभी इसके बारे में जिक्र किया है कि एम्प्यूल्स और वाइल को कहाँ फेंका जाता है कि सर ब्लू के अंदर फेंकते हैं। किसके अंदर फेंकते हैं सर? कि ब्लू के अंदर फेंकते हैं। लेकिन आपका जो आंसर है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पे, अगर आपने ब्लू ब्लू को टिक कर दिया तो। आपको आप 100% 100 बच्चों में से मैं गारंटी लेता हूँ 80 बच्चे इसी आंसर को टिक करेंगे। लेकिन आपको ये नहीं करना है। आपको करना है भैया, कार्डबोर्ड वाला बॉक्स होता है, गत्ते का बना हुआ एक बॉक्स होता है, उसके अंदर एक पॉलिथीन लगाते हैं और पॉलिथीन के अंदर उसके अंदर ही हम क्या करते हैं, हमारे बाइल्स वगैरह को तोड़ देते हैं या एम्प्यूल्स वगैरह को डिस्कार्ड करते हैं। अगली बात समझ में? अरे भैया आई नहीं आई? बहुत बढ़िया, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ईसीजी के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जो ईसीजी हम लगाते हैं पेशेंट को, ईसीजी इलेक्ट्रोड्स को कहाँ डिस्कार्ड किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताएंगे। ईसीजी जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनको कहाँ डिस्कार्ड करते हैं? बताएंगे। तो ईसीजी जो इलेक्ट्रोड, देखो ध्यान से समझेंगे बात। ईसीजी जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उनकी जैसे गोल गोल होते हैं ना, छाती पे लगाते हैं हम, छाती पे लगा देते हैं पेशेंट की। जब ईसीजी मॉनिटर के अंदर देखते हैं, कार्डियक मॉनिटर के अंदर जब ईसीजी देखते हैं, तो छाती पे लगा के रखते हैं, नहीं लगते, कंटिन्यूस रीडिंग प्रोवाइड करवाती है इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रोड्स के अंदर जेली प्रेजेंट होती है। जेली क्या होती है बच्चों? कि जेली प्रेजेंट होती है। कि जेली जो काम करती है वो क्या करती है कि जो पेशेंट की बॉडी होती है उससे चिपकने का काम करती है। पेशेंट की बॉडी से चिपक जाती है। अब जब पेशेंट की बॉडी से चिपक गई और उसको आप छुड़ा के फेंकोगे, दूसरा लगाओगे या किसी कारण बस वो खराब हो जाती है, तो उसको जब छुड़ा के आप फेंकोगे तो कौन से डब्बे के अंदर फेंकोगे? पहली बात तो ये कि वो बॉडी के कि जो पेशेंट की बॉडी है उससे टच हुई है, और टच होने के कारण उसकी जो जेली है वो क्या हो गई? उसके अंदर मिक्स हो गई है। अब जो मिक्स हो गई है तो भैया वो कैसा पार्ट हो गया? वो इन्फेक्शियस पार्ट हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है सर, इन्फेक्शियस पार्ट भी हो सकता है। कि सर बिल्कुल हो सकता है कि अगर मैं आपसे बात करूं कि पेशेंट के पैर के ऊपर कोई पट्टी बंधी हुई है या कोई ड्रेसिंग हो रखी है, तो ड्रेसिंग या कॉटन की बात कर सकते हैं हम कि कॉटन वाली चीजें हम कहाँ फेंकते हैं सर? येलो के अंदर फेंकते हैं। तो जो ईसीजी इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो भी येलो के अंदर ही फेंके जाएंगे, क्योंकि व्हाइट के अंदर तो हम क्या फेंकते हैं बच्चों? व्हाइट के अंदर तो निडल्स लैंसेट वगैरह हम फेंकते हैं, रेड के अंदर हम प्लास्टिक की बातें करते हैं, और ब्लू के अंदर हम ड्राई वेस्ट फेंकते हैं। फेंकते हैं नहीं फेंकते, सिंपल सी चीज़ है। आप एलिमिनेशन मेथड को यहाँ पे अपनाओगे तो बेस्ट ऑफ बेस्ट आप कर सकते हो। आगे बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 77 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है कि बीटी सेट इज डिस्कार्डेड इन विच कलर ऑफ बैग? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कंफ्यूजन हमेशा होता है यहाँ से कि येलो के अंदर फेंकेंगे या फिर हम कहाँ फेंकेंगे। देखो, जैसे आईबी सेट होता है वैसे ही बीटी सेट होता है। जैसे आईबी सेट होता है वैसे ही बीटी सेट होता है। क्वेश्चन बस समझने की बात है बस। आईबी सेट को कहाँ बोलते हैं? ये कि प्लास्टिक से बना हुआ होता है। कैसे बना हुआ होता है सर? प्लास्टिक से बना हुआ होता है। तो प्लास्टिक वाली चीजों को हम कहाँ फेंकते हैं कि सर रेड के अंदर फेंका जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा बनता है कि जो ब्लड का बैग होता है उसको कहाँ डिस्कार्ड करते हैं सर? ब्लड बैग को हम कहाँ करेंगे? येलो के अंदर डिस्कार्ड करेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे
कि सर ब्लड जो बैग होगा हमारा, उसको तो हम येलो के अंदर फेंकेंगे और जो बीटी सेट होगा उसको हम कहाँ फेंकेंगे? रेड के अंदर फेंकेंगे, क्योंकि आईबी सेट से आप रख सकते हो, क्योंकि आईबी सेट होते हैं, बीटी सेट होते हैं, उनको कहाँ फेंकते हैं? कि रेड के अंदर फेंकते हैं। आगे बात सुन में, क्योंकि ब्लू और ग्रीन तो अब ड्राई, ये तो वेट वेस्ट के लिए होता है, गीले कचरे के लिए जिम्मेदार होता है, और ये वाला किसके लिए जिम्मेदार होता है? ये ड्राई वाले वेस्ट के लिए जिम्मेदार होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? कि बीटी सेट और आईबी सेट दोनों को कहाँ फेंकते हैं? रेड के अंदर फेंकते हैं, और ब्लड बैग को येलो के अंदर फेंका जाता है। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि बीएमडब्ल्यू का सेग्रीगेशन इज डन इन विच लेवल या व्हाट लेवल? किस लेवल पे करते हैं बीएमडब्ल्यू का मतलब होता है बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट जो कहाँ से निकलता है? जो हमारे कहाँ से निकलता है? घरों से निकलने वाला वेस्ट को हम क्या कहते हैं? बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। कहते हैं क्या? सर बिल्कुल नहीं कहते हैं। घरों से निकलने वाले को कतई कतई हम नहीं कह सकते। बायो का मतलब होता है कि हॉस्पिटल से निकलने वाले, हमारे जैविक संसाधनों से निकलने वाले, कि हमने कुछ क्या किया है उनके अंदर। जैसे कि हॉस्पिटलों से निकलने वाला, मेडिकल का मतलब आप समझते हो, मेडिकल से निकलने वाले, हॉस्पिटल से निकलने वाले वेस्ट को हम क्या कहते हैं? बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। आप कभी भी नहीं लिख सकते हैं कि घरेलू, हमारा जो घरेलू कचरा जो होता है उसको हम बायोमेडिकल वेस्ट बोल सकते हैं। बिल्कुल नहीं बोलना है, गलत आंसर हो जाएगा। तो सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन करना, कि भैया अलग अलग रखना। जैसे कि मैं आपसे बात करता हूँ कि हमने हमने क्या किया कि हमने एक आईसीयू के अंदर काम कर रहे हैं, और हम क्या करते हैं, एक आईसीयू के अंदर काम कर रहे हैं, और प्लास्टिक की जो चीट थी, मतलब कि बीटी जो सेट था, हमने कहाँ फेंका? कि सर हमने रेड के अंदर फेंक दिया। जो ब्लड बैग था, कि जो सर ब्लड बैग था वो हमने किसके अंदर फेंका? येलो के अंदर फेंक दिया। और जो हमने ग्लव्स पहने थे वो कहाँ फेंके थे? हमने रेड के अंदर फेंके थे। और ग्लव्स का जो कचरा था, रैपर था, वो हमने ब्लू के अंदर फेंक दिया। ऐसा करते हैं उसको कहते हैं सेग्रीगेशन, मतलब कि अलग अलग स्थानों पे रखना, मतलब कि जहां उसको जाना चाहिए आपने उसको वहां भेज दिया, उसको कहते हैं सेग्रीगेशन। तो कौन से लेवल पे करते हैं? क्या आप एक जगह ही इकट्ठा कर लेते हो सारी चीजों को? एक जगह इकट्ठा करके जो लेने आते हैं वो अपने हिसाब से कर लेते हैं, भैया तुम्हें जहाँ करना है कर लो। लार्ज लेवल पे करते हैं क्या? कि सर लार्ज लेवल पे बिल्कुल नहीं करते हैं। ऐसा हम बिल्कुल नहीं करते हैं कि आप अपने हिसाब से ले जाओ, निडल भी उसी में, ग्लव्स भी उसी में, है ना, और प्लास्टिक की बोतलें भी उसी में, और पेशेंट के बॉडी पार्ट भी उसी में। ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। ऑल ऑफ देम तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब बचा कौन सा? एट द हॉस्पिटल लेवल और एट सोर्स लेवल। हॉस्पिटल लेवल और सोर्स लेवल में फर्क क्या है? देखो, यहाँ पे सिर्फ माइनर सा डिफरेंस है। एट हॉस्पिटल लेवल का मतलब होता है कि एस हॉस्पिटल लेवल का मतलब है यहाँ पे कि भैया आईसीयू से जो कचरा निकल रहा है, वार्ड से जो कचरा निकल रहा है, ओटी से जो कचरा निकल रहा है, ओपीडी से जो कचरा निकल रहा है, सबको एक साथ हमने कर दिया अलग अलग। सबको एक साथ इकट्ठा किया, फिर उसको अलग किया। क्या ऐसा हम करते हैं? कि सर ऐसा भी बिल्कुल हम नहीं करते हैं। ऐसा हम कहाँ करते हैं? कि सर सोर्स लेवल पे, जैसे आप आईसीयू के अंदर काम कर रहे हो, और आईसीयू के अंदर काम करते करते आपने क्या कर दिया, वहां से आईसीयू के अंदर आप काम कर रहे हो, और आईसीयू के अंदर ही आपने ग्लव्स को ग्लव्स की जगह फेंक दिया, निडल्स को निडल्स की जगह फेंक दिया, पेपर को पेपर की जगह आपने फेंक दिया। उसको कहते हैं एट सोर्स लेवल पे सेग्रीगेशन का करना। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बच्चों? बीएमडब्ल्यू सेग्रीगेशन कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना इसका। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है? द वेस्ट वॉज कलेक्टेड व्हेन द बैग वॉज, कि कब जो वेस्ट को कलेक्ट कब किया जाता है? जब बैग कैसा फुल हो जाता है? कैसा फुल हो जाता है? 75%। आपने एक बैग देखा, अपने आईसीयू के अंदर आप काम कर रहे हो, और आपका जो बैग है, सपोज दैट यहाँ पे आप किसकी बात कर रहे हो? हमारे येलो बैग की बात कर रहे हो, और येलो कलर के बैग के अंदर पूरा भर चुका है। क्या आप 100% खाली हो जाएगा तो आप इसको खाली करोगे? या 75% पे कर दोगे, या 50% पे कर दोगे, कि आधा भरा है इसको खाली कर दो? क्या ऑल ऑफ देम? ऑल ऑफ देम बिल्कुल नहीं हो सकता आंसर। क्या 50% पे करोगे? सर 50% पे भी बहुत कम हो जाएगा। ऐसे तो हमारा जो थैले पॉलिथीन्स का जो यूज होता है, या डस्टबिन का जो यूज होता है, वो तो बढ़ जाएगा, हमारा काम भी बढ़ जाएगा। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। कि सर 100%, अगर आपने 100% करा, कि आपने छकाछक यहाँ पे भर दिया, और आप इसको कहीं ट्रैवल कर रहे हो या ले जा रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा रहे हो, तो इससे जो वेस्ट होगा वो निकल निकल के बाहर आएगा।
निकल के बाहर आएगा, कहीं पे ब्रेकर आ गया, कहीं पे कुछ आ गया, कहीं पे क्या आ गया, तो इससे तो बाहर निकलने की चांसेस होते हैं कि सर बिल्कुल होते हैं। सपोज दैट ये आईसीयू में फुल हो गया है और कोई भी नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पे कचरा भरने के लिए आ गया, कचरे को आपको यहाँ देखने को मिला कि वो तो फुल है, तो आप कचरा भी उसके ऊपर फुल के ऊपर पटकोगे और जब वो झलकेगा तो वो बाहर निकलेगा। निकलेगा या नहीं निकलेगा? बहुत सारे बिल्कुल निकलेगा। तो 100% पे भी हम बिल्कुल काम नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। जब 75% फुल हो जाता है बैग, 75% जब फुल हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि सर इतना भर गया है, 50 से ज़्यादा भर गया है, इसका मतलब कि हमारा क्या भर गया है, 3/4 कि 3/4 हिस्सा हमारा क्या भर गया है, हमारे बैग का भर चुका है। उस कंडीशन के अंदर ही हमें क्या करना है, उसको खाली करवा देना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई यहाँ तक कि 75% पूछ सकता है क्वेश्चन के अंदर, या 3/4 आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 3/4 पे आप क्या करवा दोगे, उसको खाली करवा दोगे। करवाओगे या नहीं करवाओगे? कि सर 100% क्यों नहीं कर पाएँगे? 100% पे क्यों क्यों नहीं कर पाएँगे कि आपको कहीं भी जब ट्रैवल करोगे उसको लेके, तो आपको वहाँ पे जो वेस्ट होगा वो कहीं न कहीं आपको गिरा हुआ देखने को मिलेगा या गिर सकता है। और 50% में आप सबसे ज़्यादा संसाधनों का यूज़ करोगे, बार-बार उस वेस्ट को खाली करना पड़ेगा, इसीलिए हम 50% पे भी नहीं करते हैं। 70% 75% या 3/4 इज़ द बेस्ट आंसर फॉर दिस दैट क्वेश्चन। आगे आपको बात समझ में, यहाँ तक कि क्लास में किसी को कोई डाउट है बच्चों? यहाँ तक कि क्लास में किसी को कोई डाउट है? अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएँगे। हमारे जो सपोर्टिव नंबर्स दे रखे हैं वहाँ से आप पूछ सकते हो। तो आज की क्लास आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको भी और हमें भी बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।